नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। राजस्थान का रण तैयार है, रणबांकुरे भी उतर रहे हैं, अपनी अपनी जोर आजमाइश लगातार नजर आ रही है। इस बीच भारत एक्सप्रेस की टीम राजस्थान के चुनावी मैदान में क्या माहौल है भांपने के लिए जमीन पर उतरी है। पड़ताल कर रहे हैं हम, अलग अलग वोटरों से समझने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में जाकर। और ये टीम फिलहाल भरतपुर में पहुंची है। क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं और इस बार मिजाज क्या है, ये अलग अलग कार्यक्रम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मालकिन का मत, चूंकि मालकिन का मत भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, महिलाओं का मत, आधी आबादी, जिसके जरिए भी कई बार सत्ता पलटती है, सत्ता बदलती है। और इस बार तो आधी आबादी पर जोर भी है महिला आरक्षण बिल के जरिए, और महिलाओं का सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है राजस्थान में। तो हम पहुंच गए हैं महिलाओं के बीच में, भरतपुर की महिलाओं के बीच में, जहां से सांसद भी महिला हैं और यहां महिलाओं को टिकट भी दिया गया था पिछली बार 4 विधानसभा क्षेत्रों में, 7 विधानसभा क्षेत्र में से। और यहां महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पिछली बार वोट भी किया था। पुरुषों के मुकाबले करीब 0.79% ज्यादा वोट किया था। यहां भरतपुर में 7 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 8.5 लाख महिला वोटर हैं। 8.5 लाख महिला वोटर भी राजस्थान की सत्ता की तस्वीर बदलने का मादा रखती हैं, लेकिन उनके मन में क्या है, उनका मत क्या है, ये समझेंगे। हमारे साथ वो तमाम महिलाएं मौजूद हैं जिनके अलग अलग विचार, अलग अलग मुद्दों को लेकर। शुरुआत हम आपसे ही करते हैं मैम। इस बार भरतपुर में महिलाओं के मुद्दे क्या है? भरतपुर में तो महिला सांसद भी हैं। महिला सांसद होने, महिला जनप्रतिनिधि होने से कुछ बदलाव नजर आता है? देखो, महिला सांसद होने से या पुरुष सांसद होने से बदलाव का अगर हम दें पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। महिला में कितनी पावर है, वो अपने पावर्स को कितना यूज कर पा रही हैं, वो प्रॉपर खुद अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को कितना कर पा रहे हैं, अपने राइट्स को कितना यूज कर पा रही हैं, डिपेंड उस चीज पे पड़ता है कि हम स्वयं कितने हमारे पास कितने अधिकार हम प्रॉपर अपने यूज ले पा रहे हैं। तो उस चीज महिला सांसद होने के नाते उन्होंने महिलाओं की आवाज उठाई क्या? जो भी रंजित कोली हैं वो महिलाओं की बात करती हैं, कई बार बात करती हुई नजर आती हैं। तो एक आप महिलाओं में खुशी होती है कि चलिए भाई ठीक, एक महिला है। हाँ, बात करती हुई खुशी होती है, लेकिन प्रॉपर वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बोलती हैं या कभी आवाज उठाती हैं तो वो धरातल पे उतरे, उसका सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए। सॉल्यूशन नहीं होगा तो केवल डिस्कशन गपशप करके अपन यहाँ एक स्टेटमेंट निकाल के बाहर कर दें या अखबार में वो बड़ा बड़ा सा छप जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार 4 महिलाओं को टिकट भी दिया गया था, महिलाओं ने वोट भी किया था अच्छी खासी संख्या में। पुरुषों के मुकाबले करीब 0.79% ज्यादा वोट किया। ये वोट करते हैं महिलाएं, लेकिन उसके बाद होता क्या है फिर? 5 साल तक फिर महिलाओं का जिक्र नहीं। महिलाओं को आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, जब आप महिलाओं को बराबर मानते हैं तो आरक्षण दिया क्यों जा रहा है? उनको इस चीज़ की आज़ादी खुद ही क्यों नहीं कि हम अपनी टिकट खुद खड़े हों उस टिकट पे? तो पार्टी देती नहीं है टिकट। क्यों नहीं देती ना? ये पार्टी का सोचना चाहिए हमें कि भाई जैसे 50% लेडीज़ हैं, 50% जेंट्स हैं, तो 2 लेडीज़ें भी खड़ी होना चाहिए। उनके आगे जो फेस होता है वो क्यों खड़ा होता है मेल? तो महिलाओं को टिकट देने से बदलाव आ जाएगा, आप मानती हैं? बदलाव महिलाओं को टिकट देने से नहीं आएगा, बदलाव आएगा इंडिपेंडेंट महिला को टिकट देने से, जिसके पास डिसीजन की पावर है। महिला आरक्षण बड़ा मुद्दा है जी, बिल्कुल बड़ा मुद्दा तो है ही है। भरतपुर में भी बड़ा मुद्दा है जी। पीएम मोदी जब भी भाषण में जाते हैं, कोई भी भाषण करते हैं तो बताते हैं कि देखिए साहब, हमने महिला आरक्षण दे दिया, महिलाओं के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो इसका असर बीजेपी को, इसका फायदा मिलेगा? मैं तो ये तो नहीं कहूँगी बीजेपी को मिलेगा। 33% जो आरक्षण महिलाओं को मिला है, ये क्यों मिला है, मैं ये पूछना चाहूँगी बीजेपी से कि ये तो गलत है ना। महिला अपने आप में भी तो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो उसी को और मजबूत बनाने के लिए भाषण में उन्होंने कहा भी कि पीएम मोदी ने कहा कि कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम महिलाएं मजबूत हैं, लेकिन उन्हें आगे लाने के लिए और ये हम काम कर रहे हैं। फिर भी टिकट तो नहीं मिलने वाला महिलाओं को, पीछे तो जेंट्स ही काम करेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो जो कहते हैं ना कि पंचायतों में भी आरक्षण मिलता है तो मुखिया पति, सरपंच पति, ये हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल सही, यही बात है। महिलाओं को खुद भी डिसीजन लेने का अधिकार तब भी नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। डिसीजन तो वही लेगी ना जो अपने आप में सेल्फ डिपेंड होगी। तो ऐसा क्या है बदलाव फिर कैसे आएगा? फिर भरतपुर में महिलाएं अगर ज्यादा वोट करती हैं पुरुषों की संख्या में के मुकाबले, फिर भी महिलाओं की स्थिति में ये है कि वो भी अभी भी पुरुष पर निर्भर है। भरतपुर में भी यही स्थिति है? हाँ सर, भरतपुर में भी यही स्थिति है, क्योंकि महिलाओं को खुद अपने चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, उनको लड़वाया जाता है।
उनको आगे अपने खड़ा किया जाता है। महिला सीट आ गई तो अपने घर की महिला को आगे कर दिया, पुरुष सीट आ गई तो पुरुष पे वो उसका पुरुष खड़ा हो गया। तो महिला को अधिकार नहीं है कि मुझे खड़ा होना है या नहीं होना है। मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से कि महिला खुद अपना निर्णय ले इस बात का कि मुझे इस सीट पर खड़ा होना है या नहीं होना है। आप वोट करती हैं तो आप निर्णय आपका होता है कि आपको घर में आपके पति कहते हैं कि इस पार्टी को देना वोट? हाँ, ईमानदारी से बताइएगा। बिल्कुल ईमानदारी से बताऊंगी सर। बहुत से घरों में अभी भी भरतपुर क्या किसी भी शहर के किसी भी घर में देख लीजिए, सबसे पहले पुरुष उसको कह के ये ले जाता है कि वोट आपको इसको देना है। अब बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं घर पे तो हाँ कर देती हैं, हाँ ठीक है आप जिसको कह रहे हो हम दे देंगे, लेकिन वहां जाके तो कौन देखने आ रहा है, वहां वोट अपने उसको ही देती है जिसको देना होता है। महिलाएं भी अब लेकिन ये समझदार हो गई हैं कि भाई तुम भी खुश रहो लेकिन मैं करूंगी अपनी मर्जी की। हाँ बिल्कुल, सही बात तो यही है। पहले कठपुतली बनती थी। हाँ, नहीं कठपुतली आज भी बनती है लेकिन वो उनको दिखाने के लिए अच्छा, कि हाँ हाँ मैं ऐसे ही हैं, आप जिसको कह रहे हैं हम दे आएंगे। दिखाना मजबूरी है या जरूरी है? आजकल परिवारों में ज्यादा ये लड़ाई झगड़े सास बहुओं में या इसी चक्कर में हो रहे हैं कि आजकल लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख जाती हैं तो सारी बात घर की माँओं से करती हैं, तो इसीलिए लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं। तो एक मजबूरी बन गई है। और जैसे सास यदि अपनी बहू को बेटी माने तो बहू भी अपनी सास को बेटी मानेगी, तो लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं परिवार में। चुनाव में भी सास बहू का इशू आ गया। तो ये सास बहू का इशू चुनाव में भी आ जाता है क्या? पारिवारिक लोकतंत्र में वोट डालना सबका अधिकार है, एक महिला को भी अधिकार है, आपको कोई नहीं रोकता है, लेकिन वोट डालने वक्त भी एक पारिवारिक लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, पति पत्नी की लड़ाई आ जाती है। नहीं सर, कभी नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ ये है कि वोट डालने आते तो अधिकतर ये तो कहा जाता है कि इसको वोट दो, या ये हमारा कोई परिचित खड़ा हुआ है तो इसको वोट दो, ये तो हमेशा रहता है। तो ये जैसे उन्होंने कहा कि आप बोल दीजिए पति को कि भाई ठीक है तुम जहाँ कह रहे हो वहीं पर देना है। ऐसा मैंने कई बार किया। आपने किया? बिल्कुल किया कि आपके जहाँ पति देखेंगे तो आप बोलेंगे अच्छा। उन्हें देखने का मिलेगा नहीं ना मौका, क्योंकि वोट तो अकेले से ही देना होता है। अभी तो आप समझ गए हो उन्होंने कि भाई अच्छा ऐसा करती है। वो सेम टाइम पे ही ये सब कहा जाता है कि इसको वोट देना अपने से डिसीजन लेना चाहिए महिलाओं, खुद से डिसीजन। आप वोट डाल रहता है ना, वोट हमें भरतपुर की महिलाओं के बारे में सबसे पहले, उसके बाद मुद्दों के बारे में बात करेंगे। भरतपुर की महिलाएं खुद डिसीजन लेती हैं? बिल्कुल लेती हैं। ठीक है। महिला आरक्षण के बहाने मैंने ये समझने की कोशिश की कि भाई चुनाव लड़ने के लिए महिलाओं को तैयार किया जा रहा है, लेकिन क्या महिलाएं वोट डाले कि साहब आप इस पर वोट डालिए, इसे वोट दीजिए, इस पार्टी को। लेकिन महिलाएं भी अब समझदार हो गई हैं, वो कह रहे हैं कि हम बोल तो देते हैं खुश करने के लिए, लेकिन हम डालते वोट अपनी मर्जी से ही हैं। अब भरतपुर में अगर आप वोट डालेंगे इस बार, क्या मुद्दे होंगे आपके दिमाग में, क्या सोचकर आप वोट डालिएगा? सर सबसे अच्छा मुद्दा तो यही है, सारी विचारधाराओं को सुन के, कि सबसे पहले महिलाओं को फ्रीडम मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी बात रख सके, अपने लिए एक मुकाम निश्चित कर सके। अगर वो चुनाव लड़े तो उसका मोटिव ये होना चाहिए कि मुझे चुनाव लड़ना है, और उसका काम क्या है वो उस चीज को सोच के करे। स्वयं को पता होना चाहिए उसको कि मैं अगर चुनाव में खड़ी हो रही हूँ या फिर मैं वोट डालने जा रही हूँ तो मैं किस पर्सन को वोट डाल रही हूँ, क्या वो मेरे लिए सही काम करेगा या नहीं। यही तो मेरा सवाल है कि क्या ये अभी तक महिलाएं साफ नहीं कर पाती हैं? मैं खुद एक एजुकेटेड पर्सन हूँ और मैं खुद ये सोच के समझ के तभी वोट डालती हूँ। अदरवाइज लोटा बहुत बढ़िया निश्चित चिन्ह है, मैं तो उसको भी दे आती हूँ। नहीं समझ में आ रहा तो नहीं आ रहा, नोटा। बिल्कुल। इस बार वैसे क्या मुद्दा है? इस बार आपको लग रहा है कि नोटा ही बेहतर विकल्प होगा? इतना आपने अभी तो जरूरत नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, ये भारत की महिला कभी भी ना किसी चीज के लिए जरूरत मानती है इस चीज को। हम अपने परिवार में रहते हैं तो हमें अपनी बात कहने का, अपने देश में रहते हैं अपनी बात को कहने का वहां भी अधिकार होना चाहिए, चाहे परिवार हो या देश हो। बात महिला अपनी बात खुद करे वो ज्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से। ये क्यों नहीं मिल पाता है अधिकार? सर हमारे यहाँ के लोगों की विचारधारा ही ऐसी है कि हमें पुरुष प्रधान समाज है, बचपन से ही बच्चियों को ये समझा दिया जाता है ये काम नहीं करना, ये काम करना है, लेकिन विचारधारा यही बदलनी है। और वो विचारधारा तब बदलेगी जब आगे आएंगी, आगे आए और अपनी बात को रखें। भरतपुर में बदलाव हुआ, रंजीत कोहली महिलाएं आगे आई तो? नहीं सर, अभी तक तो कोई भी नहीं है बदलाव। अभी नहीं। तो बताइए, महिला सांसद अब आगे तो आई, वो सांसद बनी, फिर भी बदलाव क्यों नहीं हो रहा? नहीं कहती तो है कुछ, पर
ऐसा हो नहीं पाता है। उन्हें भी वही दबाव, वो भी शायद कि सांसद तो बन गए लेकिन उन्हें खुलकर अपने काम करने की आज़ादी नहीं। सर क्योंकि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे जेंट्स का ही हाथ होता है, क्योंकि हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम अपना कार्य करें लेकिन नहीं कर पाते। उसके पीछे एक रीजन है सर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आज भी अपने जो हस्बैंड हैं या जो जेंट्स हैं उनका सम्मान करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम लेडीज उनसे डरते हैं या कुछ, उसके पीछे यही रीजन है सर कि उनका हम एक आदर सम्मान देते हैं। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति की एक विडंबना रही है सर कि हमें जेंट्स का माननी ही होती हैं बातें, इसलिए हमें सर सारी बातें माननी जरूरी है क्या? सही गलत तय कर लीजिए। कई बार सर फैमिली में ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हम मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कई बार। तो लोकतंत्र में अगर आपको सरकार चुनने का अधिकार मिला है तो उस अधिकार को निभाने के लिए जरूरी है कि तो निभाने के लिए परिवार रोड़ा बन जाता है क्या? कहीं होती हैं चीजें जिसको हम ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, आपको लगता है कि नहीं ये उम्मीदवार खराब है लेकिन मैं वोट दे दूं, परिवार यार प्रेशर होता है सर, यही रीजन है एक हमारा। नहीं उन्हें बताओ ही क्यों कि हम उसको ही वोट देकर आए, बोल दो जिसको कहा उसी को वोट दिया है। नहीं बोलते तो हैं सर, अब लेकिन जो चीजें हैं सर कई बार करते हैं हम, लेकिन उस बात को खुल के हम अव्यक्त नहीं कर पाते समाज में। जैसे मदर इन लॉ होती हैं, मैक्सिमम मदर इन लॉ बोलती हैं आपकी बारी हमारी कास्ट का वो खड़ा हुआ है उसी को वोट देना, हमारे सब काम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है मम्मी जी दे देंगे। वहां पे कौन दे रहा है, कौन देख रहा है कि हम किसको दे रहे हैं? दे के आ जाओ, किसको दे के आए? जिसको आपने कहा था। अच्छा, यहाँ भी सास चलाती हैं? बहुत जगह बोलती है सर, अगर हमारा रिलेटिव कोई हो जाता है तो बड़ी बूढ़ी हैं घर में, उनका सम्मान होता है, उनकी बात मानी जाती है। लेकिन जहाँ जायज है वो मानते हैं, जहाँ जायज नहीं है उन्हें बोल देते हैं हाँ मम्मी जी ओके, करते अपने मन की सुन लेते हैं। उन्हें बताओ हाँ आप भी क्या अकॉर्डिंग चल रहे हैं। चलिए, तो तमाम मम्मी जी भी सुन लीजिए कि ऐसा नहीं है कि सारी आपकी बातें मान ली जाएंगी, और आपको भी, किसी भी सास को भी, किसी बहू, कोई बेटी, ननद, हर सबको अलग अलग अधिकार है आप खुद सोचकर वोट डालने के। कोई किसी उम्मीदवार को बेहतर मान सकती है, कोई आप पर कोई दबाव होता है। क्योंकि महिला आरक्षण का जिक्र हुआ है तो पहले तो ये तय हो जाए कि वोट महिला अपनी मर्जी से डाल पाती है कि नहीं। चुनाव तो लड़ने की बात में नहीं, ये है जैसे कि वोट डालने जाओ तो सुनो सबकी, करो अपने मन की, जिससे कि बाद में अगर कोई मैटर बनता है तो उसको समझा सकते हैं कि नहीं ये ऐसे है, हमने इसलिए इस वोट को दिया है। सुनना सबकी चाहिए जिससे कि हम किसी का बुरा भी ना बन सके और वोट भी अच्छे से डल जाए, और जिसको हमें देना चाहिए, जिसके लिए सही हो उसके लिए डालना चाहिए। महिला आरक्षण के जरिए कानून बन गया। महिला आरक्षण को लेकर 33% महिला आरक्षण देने की बात भी हो रही है। हालांकि ये अब परिसीमन होगा, उसके बाद 2029-30 कब होगा ये पता नहीं है। लेकिन सबसे पहले महिलाएं कहती हैं आरक्षण मत दो, हमें अपने मर्जी से फैसले लेने का अधिकार दो और हम अपनी मर्जी से वोट डाल सकें। हम सरपंच ही बने लेकिन हम अपना फैसला ले सके सरपंच होते हुए। भले हमें सांसद बना दो लेकिन डमी सांसद मत बनाओ। दूसरी बात यह है कि आज भरतपुर में कौन ऐसा मुद्दा है, पुरुषों के लिए अलग मुद्दे हैं, महिलाओं के लिए अलग मुद्दे हो सकते हैं, तो भरतपुर की महिलाएं किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगी? अगर आप जाती हैं वोट डालने 25 नवंबर को, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगी? मैं तो सबसे पहले उन मुद्दों को लेकर वोट करूंगी कि प्रशासन है, हमसे हमेशा सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना अपने आप को होता है। महिला उस समय आत्मनिर्भर बने। पहली बात तो मेरी ये है कि ये जो मोबाइल जो भी है सिस्टम अलग अपना गवर्नमेंट का अपना सिस्टम है कि सबसे पहले महिला आत्मनिर्भर बने, और महिला जो आत्मनिर्भर बनेगी तो वो अपना सेल्फ का डिसीजन स्वयं ले पाएगी, पहली बात। दूसरा, सुरक्षा के प्रति जो जिम्मेदारी है, प्रशासन अगर अपनी नियमों को प्रॉपर तरीके से पालन करे तो कहीं किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़े। मैं उस बंदे को वोट देना चाहूंगी जो प्रशासन प्रॉपर तरीके से, गवर्नमेंट का और प्रशासन का तालमेल अच्छे से रहे। और में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं है, नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है? प्रशासन सख्त नहीं है, लिबरल है। हाल ही में कई सारी रेप की घटनाएं भी हुई। बिल्कुल हुई है। प्रशासन सख्त नहीं है, पुलिस पकड़ ही नहीं पाती रेप केसेस को, लूट के घटनाओं को नहीं पकड़ पा रही है पुलिस। दिन दहाड़े इतनी गोलियां चली सर, किसी का भी कोई पता नहीं है, बस जाने वाला अपनी जान से चला गया। ना तो लेडीज चैन पहन के निकल सकती हैं, ना पर्स हाथ में ले सकती हैं, पर्सों को छीन के भाग, ना मोबाइल, मतलब सुरक्षित है ही नहीं लेडीज बिल्कुल। भैया घटनाएं हो रही हैं, कहो तो बाजार में भी गोली मार के एकदम, मतलब शॉप पे किसी पे घुसेंगे और सीधा गोली मार के चले जाएंगे। आजकल तो बहुत ज्यादा करप्शन हो गया है यहाँ से तो मंत्री हैं 5-4 कैबिनेट मंत्री हैं, एक राज्य मंत्री हैं। तो मंत्री जहाँ जिस जिले से हो
गाड़ियाँ चलती हैं पुलिस की, जब वो जिस दिन चैन पहन के सड़कों पे उनकी चैनें कटेंगी जब पता चलेगा। आज मैं और मेरी माँ भी स्कूटी पे आ रहे थे, बगल से एक काले शीशे की गाड़ी निकली, हमने स्कूटी रोक के खड़ी कर ली कि पता नहीं कौन है आदमी, क्या गोली तो नहीं मार जाएगा शीशे उतार के। ये डर नहीं है तो और क्या है? इतना डर का माहौल है। कंडीशन है ये, मैं आपको लेडीज होके बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड तक स्कूटी या बाइक रोक के खड़े हो जाते हैं, भैया तू पहले आगे निकल जा कि शीशा खोल के कोई गोली नहीं मार जाए। ये कंडीशन है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई देखने वाला नहीं है क्या? बिल्कुल सर, कोई देखने वाला नहीं है। सुनने वाला है, कोई सुनता भी नहीं है, कोई देखता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रशासन तो बिल्कुल आंख बंद करके बैठा हुआ है। ये सिर्फ कांग्रेस के राज में ऐसा है कि हमेशा से ऐसा रहा है? हमने तो भरतपुर को हमेशा ही साल से ज्यादा चल रहा है ये। अब ये नहीं कह सकते कि आगे बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी उसके राज में भी होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी जो हमलावर हैं या जो अपराधी हैं उनकी हिम्मतें बढ़ती जा रही हैं, तो शायद वो कांग्रेस बीजेपी से उनको कोई मतलब नहीं है ना। उन पर जब तक सख्ती नहीं करी जाएंगी तो वो बीजेपी में भी सरकार आती है या नहीं आती है, उनका कार्यक्रम ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि उनके ऊपर कोई सख्ती बढ़ती ही नहीं जा रही है। उनको छूट दे दी गई है पूरी, कुछ भी करो आराम से। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इससे पहले बीजेपी की सरकार थी। देखिए, लोकल एमएलए भले ही किसी पार्टी को, लेकिन सरकार तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बारी बारी से रही है। तो ऐसा क्या हमेशा से रहा है भरतपुर में? हमेशा से तो नहीं है। अभी 2 साल से अभी 2 साल इतना नहीं था। हाँ। हम लोग पहले बाहर रहते थे, चूरू में रहते थे, लेकिन वहाँ पे हमारे साथ में ये कंडीशन होती थी कि सर हम रेंट पे रूम लेते थे। जब वो लोग ये सुन लेते कि भरतपुर से हैं तो हमें रूम नहीं देते थे। उनका कहना ये था कि भरतपुर के हो आप, भरतपुर के तो मतलब मारने में, काटने में, सब चीज में, हर क्राइम में आगे हैं, वो हमें रूम नहीं देते थे सर। वहाँ पे पहले से ही क्राइम का वो है यहाँ पे सर। भरतपुर के लिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है। नहीं तो ये बहुत बड़ी बात है कि भरतपुर की महिलाएं कह रही हैं कि साहब यहाँ चलना बहुत ही डर का माहौल है, चलने में, बाहर निकलने में, और छिनैती और गोली मारने की घटनाएं आम हैं। और ये ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं, लेकिन पिछले 2 सालों में ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये उस इलाके की बात है जहाँ से 5 मंत्री हैं सरकार में और एक महिला सांसद हैं भरतपुर से, और यहाँ पिछली बार 4 महिलाओं को टिकट दिया गया था। 8.5 लाख महिला वोटर है जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। तो फिर वोट मांगने का इनको अधिकार नहीं होना चाहिए? फिर वोट किस मुंह से मांगने आएंगे? आप मांगने आएंगे तो फिर आप कैसे जवाब दीजिएगा, बोलिएगा? सर वोट मांगने आएंगे तो हमसे यही पूछेंगे सर कि वोट आप किस आधार पे मांग रहे हो। और पहली बात सर, मैंने ये देखा है अभी तक महिला को यही नहीं पता है कि हमें वोट देनी किसको है और क्यों देनी है, ये भी नहीं पता है। बस उसको तो कांग्रेस बीजेपी में अटका दिया गया है, कांग्रेस को देनी है या बीजेपी को देनी है, या मेरे पति कह रहे हैं उसको देनी है, या मेरी सास कह रही है उसको देनी है। लेकिन कम से कम 80% लेडीज को ये नहीं पता कि हमें वोट देनी किसको है और किसको देने से हमें क्या फायदा होने वाला है। तो ऐसे आम महिलाएं इकट्ठा होकर तय कर लीजिए। तो सर ये तो पता चले ना कि पहले देनी किसको है। अगर कांग्रेस आती है उसके राज में भी यही हाल है। उम्मीदवार को देखकर वोट करेंगी या पार्टी को देखकर? सर उम्मीदवार को देख के करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बिल्कुल जो काम करे। यहाँ पे % डिपेंड करता है। यहाँ बीजेपी कांग्रेस का मतलब नहीं है। हम तो उस बंदे को चुनेंगे जो वास्तव में जमीन से जुड़ा हुआ बंदा हो, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, जो वास्तव में प्रशासन से सख्त कार्रवाई करवा सके किसी भी तरह के अपराध पे, और हमारा सपोर्ट कर सके, महिलाओं को सुरक्षा मुहैया करा सके। पुलिस अमूमन कार्रवाई तब नहीं करती है जब बदमाशों, गुंडों को ऊपरी से शह मिलता है, पनाह मिलती है। तो ऐसा लगता है कि पनाह मिलती है। ऐसा लगता ही है, इसी वजह से तो वो आजाद घूमते हैं और उनको पकड़ा नहीं जाता। आवारा घूम रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तो इंडिकेशन जाता ही है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, या उन्हीं की पुलिस वालों की शय सब चीज में। आप लोग जब सड़क पर चलते हो, रोड पर चलते हो, तो सेफ? हम जब निकलते तो 8 बजे के बाद तो हमारे घर से ये भी हो जाता है कि बाहर जाना तो अलाउ ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ क्या हादसा हो जाए। और यहाँ से तो, हमारे घर से तो ये कहा जाता है कि ऑन रोड होकर के जाइए, कभी गली उसमें नहीं जाओ, क्योंकि वहाँ तो सन्नाटा रहता है, पता नहीं कब कौन कहाँ बैठा हो हमारी फ्राक में। रात 8 बजे तक आपको अलाउ नहीं होता घर से बाहर निकलने का, और यहाँ से भरतपुर में तो बिल्कुल ही नहीं। कितने को नहीं, कहीं जॉब करती होंगी महिलाएं या पढ़ती होंगी, तो वो दिन में निकलती है, रात में नहीं? यार दिन में भी निकलने में सेफ नहीं? दिन में भी ऐसा रहता है सर।
दिन में भी सेफ नहीं है। यहाँ तक कि फोन पे भी बात करते हैं हम तो भी ये डर लगता है कि बाइक वाले आते हैं और फोन छीन के ले जाते हैं। ऐसा हो चुका है। दिन में भी सुरक्षित फील नहीं कर पाते। मन चले कॉलेज के आगे से चुन्नियां खींच ले जाते हैं बच्चियों की, कमेंट्स कर जाते हैं। और कई मैंने महिलाएं ऐसे देखी हैं, काम करती हैं, पुरुष आएंगे महिलाओं को छोड़ जाएंगे, टाइम हो जाएगा, महिलाओं को वापस स्कूटी पे बाइक पे बिठा के वापस अपने घर ले जाएंगे। इस तरह की महिलाएं बेचारी काम करती हैं। सेफ माहौल बहुत जरूरी है भरतपुर में। मुझे लगता है कि जो भरतपुर के प्रतिनिधि या दावेदारी टिकट की कर रहे हैं, अभी उम्मीदवार का चयन कई जगहों पर नहीं हुआ है, उन्हें कम से कम ये मुद्दा लेना चाहिए, तब आधी आबादी उन्हें वोट करेंगी, जीत सुनिश्चित हो सकेगी। और ये बीजेपी और कांग्रेस को भी ये देखना चाहिए कि साहब महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में जिक्र करते हैं इस बात का और कहते हैं कि मोदी मतलब गारंटी है। तो आपको भरोसा है कि गारंटी है महिला सुरक्षा की? सर, जिस वक्त ये हादसे होते हैं उस वक्त ना मोदी जी साथ देते हैं ना कोई देता है, कोई भी साथ नहीं देता। हादसा होता है, लड़की या तो उसका मर्डर हो जाता है या चुपचाप घर में पैक होके रह जाती है। बिल्कुल पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती, ऊपर से ही इन सबका हाथ होता है, या मैं ये कह दूं मिली भगत है। किस पे कार्रवाई की जाती जबकि कोई कार्रवाई नहीं होती है उस पर। ज्यादा ऑब्जेक्शन करते हैं तो हम ही लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है। यही होता है हमारे साथ, कोई भी सुरक्षित कोई भी कहीं नहीं है। ऐसा लगता है कि खुली छूट मिली हुई बदमाशों को। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है भरतपुर में। लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि इतनी सारी महिलाएं एक साथ कह रही हैं कि साहब हम दिन में भी चलने में सुरक्षित नहीं है, उस जगह से जहां से 5-5 मंत्री हों और सरकार में उनका प्रतिनिधित्व है, सरकार तक उनकी आवाज़, वो यहाँ के लोगों की आवाज़ सीधे पहुंचा सकते हैं, बावजूद इसकी आवाज़ नहीं पहुंचती है। इसके अलावा महिला सुरक्षा के अलावा और क्या मुद्दे रहेंगे जब आप वोट डालने जाएंगे? महिला सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन और क्या जहन में रहेगा कि भाई हम आप बता दीजिए। महंगाई के ऊपर सारा महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार है? ये सरकार ही जिम्मेदार है। कौन सरकार? हटाते ही नहीं, के यूपी में हटा रखा है। ये महंगाई एक बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा के अलावा। सर बिल्कुल, किचन संभालना पड़ता है। बिल्कुल ये तो वहाँ चाहे हमारा परिवार हो, इस बात तो महिलाएं किचन में काम करती हैं। जब सामान घटता बढ़ता रहता है ना, तो सबसे ज्यादा महंगाई लेडीज ही सहन करती है सर। तो इस चीज के लिए जिस भी प्रतिनिधि को हम चुन रहे हैं उन्हें हमारी ये बात भी ध्यान, महिलाओं को का हर जूझना पड़ रहा है। तो वो सारी चीजें जो हमें मिलनी चाहिए, जितना कम उतना ही कंफर्टेबल हमें भी रखें। कौन है, केंद्र सरकार या राज्य? ये चीजें तो वो कहते हैं ना, मिली जुली सरकार है, ना केंद्र की ना राज्य की। जहाँ केंद्र ढीला हो जाता है वहाँ राज्य अपने को टाइट कर दे कि साहब हम आ जाएंगे तो रामराज ले आएंगे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम तो रामराज लेकर आ गए हैं। तो यहाँ तो दिख रहा है महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मुद्दा। महंगाई के लिए जिम्मेदार फिर किसे मानती है? सर, वो वाली कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। जब इनको वोट चाहिए हाथ जोड़ के जाएंगे, पैर छू कर जाएंगे, आप जो कहेंगे ये होगा। बाद में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वोट मिलने के बाद तो ये पहचान भी नहीं सकते कि हम वोट भी देने आए थे या ये लोग हमारे घर आए थे हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए। पिछली बार आए थे तो क्या क्या सपने दिखाया था नेताओं ने? यही सबसे पहले तो महंगाई कम कर देंगे, जैसे गैस सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है। गैस बहुत सस्ती हो जाएगी और महंगाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पेट्रोल डीजल ये सब बहुत सस्ता हो जाएगा। लेडीज की हर सुविधा का ध्यान रखा जाएगा और लेडीज बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेगी, असुरक्षित महसूस नहीं करेगी। कुछ भी नहीं हुआ, सपने पूरे हो गए? कुछ भी नहीं हुआ सर। ये वादा है तेरा वादा, ये वाली कहावत जो है, हर चुनाव में नेताजी आते हैं, सपने दिखाते हैं, लेकिन वो सपने पूरे नहीं होते, बल्कि उन्हीं सपनों को दोहराने फिर चुनाव में आने लगते हैं नेता। लेकिन इस बार महिलाएं जागरूक हैं। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा के बाद। तो मैं क्या, आपकी नजर में है महंगाई? तो है ही, दिख रहा है सबको। या फिर ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ठीक तो बिल्कुल ही नहीं है वो तो सबको ही दिख रहा है भाई। कहने के लिए मत बोलिए कि सभी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो मैं हर बार वादे करती है, फिर वापस सेम वैसा का वैसा, जैसा आजकल चल रहा है वैसे ही पहले चलता था। अंदर कुछ नहीं होता हर बार। बीजेपी हो कांग्रेस हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि 5 साल तुम खींच लो, अगले 5 साल हम खींच लेंगे। इस बार 5 साल तुम खींच लो, अगली साल 5 साल हम खींच लेंगे। तो हमें तो यही समझ में नहीं आता कौन क्या है। मतलब ऑप्शन नहीं, विकल्प नहीं है। भरतपुर की जनता के पास विकल्प नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, महिलाओं का तो वोटिंग से इसीलिए एक मन हटता जा रहा है क्योंकि हमें पता है हम चाहे आज कांग्रेस को दे आए चाहे बीजेपी को दे आए, हाल वही रहना है, वही फटे हाल हमको तो रहना है।
तो इसलिए अब महिलाओं मैं में वही तो कह रहा हूँ कि महिला सुरक्षा पहले भी ऐसा बीजेपी जब थी तब कुछ नहीं है, बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं है सर। भरतपुर में तो दंगेबाजी पहले भी होती थी, अब 2 सालों से कुछ ज्यादा बढ़ गई है बस। बाकी भरतपुर तो पहले से ही बदनाम है दंगेबाजियों में और हमलावरों में और डकैतों में। पीएम मोदी कह रहे हैं कि दंगा रोकने की पूरी गारंटी हम आएंगे, दंगा रुकवाएंगे, हम आएंगे, महिला सुरक्षा देंगे। पिछले 5 साल से मोदी जी तो हैं, पिछले 5 तो केंद्र सरकार में है। केंद्र सरकार में है, तो सर राजस्थान सरकार में आ जाएंगे तब रुकवा लेंगे मतलब वो। हाँ, वो कह रहे हैं कि तो जहां आप हैं वहां से कितना रुकवा दिया मोदी जी, ये तो बताएं पहले। मोदी जी तो 10 साल से हैं। उससे 5 साल उससे 5 साल पहले तो यहाँ बीजेपी की सरकार थी। राजस्थान में 5 साल पहले तो थे ही ना। देखिए राजस्थान में एक महिला मुख्यमंत्री भी रही, वसुंधरा राजे, तब भी भरतपुर की स्थिति ठीक नहीं थी। बिल्कुल नहीं हुआ सर। एक महिला सीएम के नहीं महिला सीएम के बावजूद महिला सुरक्षा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नीलबट्टा सन्नाटा है। सर हम अपनी बताएं तो मेरा तो वोट देने का ही मन नहीं करता। नहीं, ऐसा मत कीजिए, वोट दीजिए। वोट किसको दें, क्यों दें और किसको दें? आप किसी को भी दीजिए, आप एक निर्दलीय को दे दीजिए, किसी को तो चुनिए। निर्दलीय को अगर हम देंगे तो उसकी सरकार नहीं होगी तो वो हमारे काम ही बेचारा वैसे नहीं करा पाएगा। उसके खुद के काम नहीं होंगे निर्दलीय के, या तो उसको किसी ना किसी सरकार में मिलना होगा अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को यूज करने के लिए। भाई बीजेपी की अगर सरकार होगी, बीजेपी और कांग्रेस से उब गई है भरतपुर की जनता। अब मुझे तो कहीं से कोई काम ही समझ में नहीं आता, ना तो बीजेपी का काम समझ में आता, ना कांग्रेस का काम समझ में आता। अब आप कह रहे हो निर्दलीय को दीजिए, और निर्दलीय को अगर दे देंगे तो नेचुरल है उसने किसी ना किसी पार्टी में शामिल होना होगा। अब अगर वो नहीं होगा तो उसकी परेशानी, क्योंकि उसके काम ही नहीं होंगे। वो भी फिर कांग्रेस में ही चले जाएंगे, बीजेपी में चले जाएगा। तो ये स्थिति है बहुत। हाँ, क्योंकि अब जब क्या है कि जाने वाली है सत्ता और नई सत्ता आने वाली है, तो इनके बहुत बड़े वादे जो 5 साल पहले किए थे वो अब निकल रहे हैं कि समाज के राजस्थान सरकार की ओर से आपको 100 यूनिट फ्री किए जाते हैं। सर फ्यूल सरचार्ज डबल कर दिया हमारे ऊपर, तो पब्लिक पागल नहीं है, पब्लिक को दिख रहा है। जो हमारे 4000 का बिल था वो 6000 का हो गया और 100 यूनिट का एहसान भी हो गया हमारे ऊपर। ये मुफ्त बिजली के बदले और ज्यादा पैसा, और ज्यादा बिल आने लगे, सभी का आ रहा है, मेरा ही नहीं सभी का बिल इस तरीके से आ रहा है। ये पता नहीं क्या चल रहा है। जो फ्यूल सरचार्ज 2 या 3 महीने में एक बार लगता था वो डबल होके हर महीने लग रहा है। तो सरकार समझ रही है कि पब्लिक पागल है। पब्लिक पागल नहीं है, लेकिन शिकायत कहाँ करें, इसकी शिकायत कहाँ करें? वहां जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में, मैडम ऊपर से आ रहे हैं बिल, हम क्या करें इसमें? हम क्या घर से थोड़ी ना बिल बना रहे हैं आपके? सब कुछ प्राइवेट में गया। भरतपुर में प्राइवेट मेडिकल के अलावा यदि अपन सरकारी में कुछ करवाना चाहे हो ही नहीं सकता। ना कोई टेस्टिंग है, ना ट्रीटमेंट है, कुछ नहीं है। या तो आपके पास पैसा होना चाहिए जो आप प्राइवेट अस्पताल में जाके फूकिए। सरकारी में हो तो या तो आपका बच्चा मर के आएगा या कोई वास्तविकता है। ये बच्चा क्या इंसान ही सरकारी सारे ऑफिस प्राइवेट सेक्टर में दे दिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। अब उनकी मर्जी है, वो जब तो उतना यूनिट लगा रहे हैं उसका और उतने अपने हिसाब से बिल आ रहे हैं। किसी की में ज्यादा बढ़ के आ रहा है, किसी की में कम आ रहा है। कहीं कोई शिकायत नहीं है बिलों की, कहीं पे चले जाइए। सरकारी अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं, ना महिला सुरक्षा है, मुफ्त बिजली के नाम पर। महिला एक चैन पहन के नहीं निकल सकती। अभी प्रोग्राम हुआ था भरतपुर में एक गार्डन में, तो उसमें लगातार 3 दिन चैन कटी और बाहर पुलिस लगी हुई थी। आज तक उन चैनों का पता नहीं, कोई पता नहीं, किसी का कुछ रिपोर्ट भी कर दी, कुछ सब कुछ हो गया। सर मैं तो इस माध्यम से आज सभी महिलाओं से बस एक ही बात कहूंगी कि अब की बार एक धारणा कर लें कि वोट देनी ही नहीं है किसी को भी। ये बिल्कुल भरतपुर में रोजगार भी तो होना चाहिए, कोई कंपनी नहीं खुली हुई जो। इसके लिए हम कर सकते हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, पहली बात। दूसरी बात, महिलाओं के ऊपर अधिकार होने चाहिए। अभी जैसे पारुल जी ने कहा कि वोट ही न दे, अगर अच्छे आदमियों ने अपनी कुर्सियां छोड़ दी तो कुर्सी खाली नहीं रहेंगी, उस पर गलत आदमी कब्जा कर लेंगे, उस पर गलत सरकार। आप वोट नहीं देंगे तब भी आप पर कोई ना कोई रूल करेगा, शासन करेगा। तो अच्छे लोगों को लाने के लिए वोट कीजिए। हाँ, तो ये जरूरी है। लेकिन ये सारे मुद्दे मैं जो समझ रहा हूँ जनता के लिए सारे मुद्दे हैं, लेकिन इन सारे मुद्दों से अलग हटकर कांग्रेस कह रही है जातीय जनगणना करवाएंगे, गहलोत जी कह रहे जातीय जनगणना करवाएंगे। तो जातीय जनगणना करके दिखाने का मतलब तो कुछ भी नहीं है। इतनी घोषणाएं उन्होंने कर दी, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है उन चीजों का। किस चीज के लिए?
जातिगत हमें वोट लेना चाहते हो, जातिवाद का फूट डालना चाहते हो, आप विघटन करना चाहते हो। क्यों आप इस समय आप बात कर रहे हो, यहाँ पे वैसे समाज के भी लोग हैं, ब्राह्मण समाज के भी लोग हैं, जाट समाज के भी लोग हैं, क्या आपको कहीं से भी किसी भी तरीके से इतनी सारी बातों में कहीं से जाति शब्द समझ में आया, सुनाई दिया आपको हमारी वही बात? तो कह रहा हूँ कि महिला सुरक्षा की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है, स्वास्थ्य की बात हो रही है। कास्ट के अकॉर्डिंग आप वोट डलवाएंगे? इसका मतलब आप कास्ट के अकॉर्डिंग वोट डलवाएंगे? क्यों जाति गणना क्यों कर रहे हैं? नहीं, महिलाओं की नजर में ये जो जाति जनगणना का मुद्दा अभी कह रहे हैं कि जाति जनगणना करवाएंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं हर जगह करवाएंगे। बिल्कुल गलत बात है ये वाली बात तो। प्रियंका गांधी भी अब जाति जनगणना, जो कल तक कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यूपी में नारा देती थी, वो भी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा छोड़कर जाति जनगणना की बात कह रही है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना, ये तो करनी नहीं चाहिए। जातिवाद करके तो फिर फूट डालो राज करो नीति अंग्रेज वाली नीति आ जाएगी। आपकी नजर में महिला सुरक्षा मुद्दा है, नेताओं की नजर में नहीं है? नहीं हो, पर हम तो जातिवाद सही नहीं लग रहा। उनको ना तो महिलाओं की सुरक्षा से मतलब है, उनको ना तो किसी रोजगार से मतलब है, उनको ये लग रहा है कि पब्लिक को बेवकूफ बना के वोट अपने पास कैसे डलवाई जाए, दैट्स फिनिश। बीजेपी और कांग्रेस दोनों है। भी हो, बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, हर बंदा ये सोच रहा है हमारी सत्ता कैसे आए, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेन मुद्दों से पब्लिक को भटकाया जा रहा है ताकि वो उन मेन मुद्दों पे ना आके उनको फालतू के मुद्दों में अटका के और उनसे वोट ली जाए, क्योंकि मेन मुद्दों पे आने के लिए वो काम करना पड़ेगा। जाति जनगणना और फालतू के जो मुद्दे हैं उनको बात करना कोई सेंस ही नहीं है। बीजेपी कह रही है कि साहब हम महिला आरक्षण देंगे, लेकिन अभी महिला आरक्षण को तो कानून बनाया है, वो लागू कब होगा? लेकिन महिला आरक्षण के जरिए हाँ आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले काफी सारी इंडस्ट्रीज होती थी। सिमको है, जीडब्ल्यू है, डालमिया डेयरी है, पटाखा फैक्ट्री है, चिनार पटाखा फैक्ट्री थी, काफी सारी थी यहाँ पे डेयरियां थी। उनके बारे में किसी सरकार ने आज तक सोचा ही नहीं कि ये फैक्ट्री, ये इंडस्ट्री जो बाजार में पैसा लेके आती थी, एम्प्लॉइजों को रोजगार मिलता था, पब्लिक को जहाँ खुशहाल माहौल था, वो सब के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि आके इनको चालू कराया जाए, रोजगार बढ़े, पर लिविंग कॉस्ट जो महंगाई है जिसकी वजह से चोरी डकैती हो रही है, भाई रीजन यही है ना। बेरोजगारी भी एक बड़ी वजह है अपराध का बढ़ना। देखो सर, सिंपली बात मुझे जो समझ में आई, मैंने अब तक की जो पढ़ाई लिखाई करी उसमें ये समझ में आया, जिस शहर में महंगे मतलब पैसे वाले लोग रहते हैं वो खुशहाल या पर लिविंग कॉस्ट उसकी ज्यादा होती है। लाइक आप वर्ल्ड में देख लो, सबसे महंगा शहर है स्विट्जरलैंड, वहां मिलीनियर्स रहते हैं, इसीलिए वो सबसे महंगा शहर है। जब उनके पास पैसा है इसीलिए तो वो खर्च कर रहे हैं ना। जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो चोरी डकैती ऑब्वियस होगी। 15 साल पहले इंडस्ट्री थी, इसके बाद बीजेपी की भी सरकार आई, कांग्रेस की भी सरकार आई। रोजगार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। इन इंडस्ट्रीज को क्यों नहीं दोबारा खुलवाया गया? इनके बंद होने के रीजन तो बताओ कम से कम पब्लिक को। यहाँ की विधायकों ने कुछ नहीं कहा इस मुद्दे को। सर जिक्र तक नहीं आता किसी के भी नाम पे कि ये इंडस्ट्रीज थी। आज हम रास्ते में से निकलते हुए अपने बच्चों को दिखाते कि ये सिमको थी, यहाँ पे वैगन फैक्ट्री थी इतनी बड़ी, बेटा यहाँ ट्रेन की ट्रेन अंदर घुस जाती थी। चिनार थी, जीडब्ल्यू थी, चिनार थी, डालमिया थी, कितनी सारी। वो सारे लोग वहाँ क्या करेंगे? रोजगार नहीं है तो लूट पार्टी करेंगे, फिर खाएंगे क्या? पलायन करेंगे। पलायन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि खेत वगैरह, सारी जमीन वगैरह सब यहाँ पे है, खाना सस्ता यहाँ पे है, गेहूं वगैरह सब यहाँ पे, अपना खेत खुद का है, तो बाकी के उसके लिए पूर्ति कैसे करेंगे? बेरोजगारी के कारण अपराध बढ़ा है। ये फैक्ट्रियां बंद कैसे क्यों हुई? उस कॉज पे, रूट कॉज पे जाओ ना, उसको वापस चालू करवाओ ना, रोजगार दो ना, यहाँ पे आत्मनिर्भर बनाओ, लघु उद्योग खोलो। इसके बारे में कोई गवर्नमेंट बात नहीं करती है। रेवड़ियां बांट रहे हैं बेबसी की। रेवड़ियां और जातीय जनगणना, जातियों के इर्द गिर्द सिर्फ सियासत। बहुत हद तक जो भरतपुर के महिलाओं ने बहुत हद तक साफ कर दिया कि भरतपुर की क्या तस्वीर है। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर महिला सुरक्षा का है, बेरोजगारी का है, जो बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं वो हैं, स्वास्थ्य की बदहाल सेवाएं। लेकिन इन तमाम मुद्दों से अलग बीजेपी महिला आरक्षण का राग गा रही है, जो कि महिलाएं कह रही हैं साहब आरक्षण मत नहीं चाहिए, आप हमें अपना अधिकार दीजिए, आप हमें मेरी सुरक्षा दीजिए। कांग्रेस कह रही है जाति जनगणना करवाएंगे, महिलाएं कह रही हैं जातियों में हमें मत बांटिए, हमें सुरक्षा दीजिए, हमें बेहतर स्वास्थ्य दीजिए, शिक्षा दीजिए, रोजगार दीजिए। क्या इन मुद्दों को लेकर कभी वोट होंगे? क्या इन मुद्दों को लेकर कभी वोट मांगे जाएंगे और चुनाव होंगे? भरतपुर में फिलहाल स्थिति यही है, महिलाओं के मन में यही मुद्दा है। नेताजी आते हैं, क्या इन मुद्दों को लेकर आश्वासन देते हैं, देखना होगा। और इन मुद्दों को लेकर क्या सवाल जवाब
महिलाएं करती हैं। लेकिन फिलहाल जागरूकता है महिलाओं के बीच। जी जी, आखिर में जैसे कि अभी अशोक गहलोत जी ने जितने भी लेडीज हैं एक एक मोबाइल सबको दिया है। जैसे जो विडोर हैं, विधवा, तलाकशुदा, एजिड हैं, क्या इनकी जगह एक एक नौकरी नहीं दे सकते थे? वो उन्हीं की फैमिली से एजुकेटेड पर्सन को मोबाइल जरूरी था या नौकरी? नौकरी से उनका घर परिवार चलता। मुफ्त बांटने के लिए, जैसे अभी कहा 100 यूनिट बिजली मुफ्त, लेकिन कुछ मुफ्त है नहीं। तो नहीं है सर, ये दुनिया को पागल बनाया जा रहा है। एक मोबाइल, ये मुफ्त बांटने की जो परंपरा चल पड़ी है राजनीति में, ये सिर्फ वोट। बिल्कुल सर, ये पब्लिक को पागल बनाया गया है कि मोबाइल बांटे, एक एक नौकरी देते, जिस घर में जरूरत है, एजुकेटेड पर्सन है, कुछ करवाते, बिजनेस, छोटा सा बिजनेस खुलवा देते, उनका गुजारा चल सकता है, महंगाई कम करते। और खराब हो रही है सर मोबाइल को लेकर। क्लोजिंग कमेंट, आखिरी कमेंट बताइए। मैं तो ऐसे बंदे को वोट देना चाहूंगी जो हमारे साथ का हो, हमारे स्वयं का डिसीजन ले सके, हमारी बातों को सुने। वो किसी भी कौन उससे ताल्लुक रखता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप कुछ कह रही हैं? सर, जो भरतपुर शहर के लिए काम करे और बेरोजगारी को कम करे, क्योंकि सबसे बड़ी मेन मुद्दा बेरोजगारी है। जब लोगों के पास पैसा होगा तो उनमें डिसीजन लेने की पावर भी आएगी। जब पैसा ही नहीं है, काम नहीं है, तो सर वो बेकार आदमी क्या डिसीजन लेगा और किसके लिए डिसीजन लेगा? तो इसलिए अगर भरतपुर में कोई बंदा आता है तो उसको सबसे पहले कम से कम 2-4 रोजगार के साधन भरतपुर में लाने होंगे, भरतपुर का विकास करना होगा। ऐसे बंदे को और सर ऐसा बंदा मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि वही कांग्रेस बीजेपी से रिपीट होते हैं, और वो तो पिछले 10 सालों से 15 सालों से हो ही रहे हैं। जब उन पे कुछ काम नहीं हुआ तो आगे वाले भी क्या कर लेंगे? लेकिन फिर भी लोकतंत्र में उम्मीद की दिया जलाए रखना है, और अभी भी उम्मीद है कांग्रेस बीजेपी से ही है, लेकिन कोई तीसरी ताकत आती है तो जरूर उसे भी उम्मीद होगी महिलाओं को। महिलाएं जरूर ये कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य शिक्षा की बात होनी चाहिए, बजाय जाति या फिर आरक्षण की आप जो बात कर रहे हैं, या फिर रेवड़ियां बांटने की बात हो रही है मुफ्त की। उन रेवड़ियों से अलग आप उद्योग लगाइए, रोजगार दीजिए। फिलहाल भरतपुर के मिजाज को हम समझने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। हम युवाओं से भी बात करेंगे और हम ग्राउंड जीरो पर लगातार जाते रहेंगे राजस्थान के अलग अलग जिलों में इलेक्शन एक्सप्रेस के तहत। फिलहाल भरतपुर से इतना ही। कैमरामैन हुक्म के साथ सुमित झा।